सभी सम्मानित पदाधिकारियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र और स्वागत करता हूँ आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। हमेशा की तरह जानेंगे इस विषय के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता से आपका परिचय करा देते हैं। आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार कर रहे हैं। वेबिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय पिंकी रेखी जी मैम हैं। आपको महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपके कार्यों के लिए आप समाज सेवा रत्न से अवार्डी हैं। आप सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चियों को ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती हैं। वर्तमान में NHRCCB की कार्यकारी जिला अध्यक्ष महिला विंग के रूप में आप कार्यरत हैं। आज के इस वेबिनार में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। आज के इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित जी सर हैं। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। जरूरतमंद छात्रों को आपके द्वारा लॉ की शिक्षा फ्री में देने का कार्य किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से आप ब्यूरो से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप NHRCCB के मध्य प्रदेश के प्रदेश लीगल एडवाइजर हैं। पिछले 1 वर्ष में आपके द्वारा कई पदाधिकारियों को, कई सदस्यों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का कार्य किया गया है। आज के इस विषय पर आप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम आते हैं अपने विषय पर। हमारा विषय है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। निजी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत के सिविलियन को, भारत के आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं, अपनी आत्मरक्षा से जुड़े मामलों में वो किस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में जानेंगे बहुत कुछ। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आपके कोई सवाल होते हैं तो आप मैसेज के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। अंत में आप राइज हैंड करेंगे, हम आपके माइक को इनेबल कर देंगे, तब आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। और अब आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय बिम्पी रेखी जी मैम को। आप अपना माइक ऑन करें और हम सभी को इस विषय पर संबोधित करें। माननीय बिम्पी रेखी जी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी आवाज? जी मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्ते। मैं बिम्पी रेखी, गुरु की रहमत सेवा समिति ट्रस्ट की मैं चेयरपर्सन और फाउंडर हूँ। मैं अंबाला जिला हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा वर्क है कि मेरा मेन कार्य मेरा सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे चलता है। जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, लेडीज हैं, मैं मोस्टली उनके साथ ही काम करती हूँ। मेरा कार्य सारा उनके साथ में, जितना भी मैं ज्यादातर काम अपना रूरल एरियाज में जाके गांव-गांव में करती हूँ। जितनी भी वहाँ की जितनी भी गरीब लड़कियां जिन तक कोई मैसेज नहीं पहुंच सकता, हम लोग उनके पास जाते हैं। हमारा कार्य ये रहता है कि हमने पीछे एक टैलेंट हंट किया था, जो बच्चों को नहीं मिलती सेवाएं बाहर आने के लिए, इनको नहीं शहर का कुछ भी मालूम, हमने वहां जाके उनके साथ में हम लोग अपना टैलेंट हंट वगैरह हम करते हैं, सेल्फ डिफेंस करवाते हैं। और मैं को इतना आत्मनिर्भर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेल्फ डिफेंसेस की जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, मेरे पास 35 गर्ल्स हैं एक गांव से। 4-5 गांव हम कवर कर चुके हैं इसमें डिफेंस। आज हमारा विषय यही था कि अपने आत्मनिर्भर, हमें मेन ये है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर हमें कैसे बनाना है। कुछ छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं गुड टच एंड बैड टच। गुड टच आपको मालूम ही है, किस तरह से हम बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हैं, उनको जाकर एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर वे में कि आपको अपना आत्मनिर्भर कैसे बनना, अपना बचाव कैसे करना है पब्लिकली प्लेसेस में जाकर। ये सारा मेरा रूरल एरियाज में ही काम चल रहा है, क्योंकि देखो शहर में बिल्कुल। तो हमें इतनी नॉलेज देने का नहीं होता, क्योंकि लड़कियां काफी आजकल इतना एडवांस हो चुका है, अवेयर है। कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव की अभी भी लड़कियां हैं जो डरती हैं, झिझकती हैं बहुत ज्यादा, कि खुलकर बिल्कुल। बाहर नहीं आ रही। हमें है कि उनको खुल के बाहर लाना है, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि आगे कोई भी जैसे आता है, जैसे हमें उनको लड़कों के साथ कैसे टैकल करना है, लड़कों गलत लड़के बिल्कुल। जैसे कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं, हमें उनके साथ में कैसे अपने आप को बचाव करना है। आजकल बिल्कुल। जैसे मोबाइल्स हम सबके पास रहते हैं, एक हमारा पॉइंट रहता है उसके अंदर SOS। मोस्टली मेरे को लगता है कि शायद लोगों को पता भी है, कईयों को बिल्कुल भी नहीं अवेयरनेस। ये हमने पीछे कैंपिंग चलाया था अपना एक कॉलेज में, पीपल्स गर्ल्स आई थी, तो हमने यही टॉपिक रखा था, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया था उनको सेल्फ डिफेंस का। तो उन्होंने सारा ये अपना निचोड़ निकाला था। उसके अंदर इन्होंने SOS एक निकाला, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होता है। जैसे हमारा मोबाइल है, उसके अंदर एक पावर बटन होता है, प्रेस बटन होता है, आप उसको
3 to 5 टाइम लगातार दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल में वो चला जाएगा। एक वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक बचाव का रहता है कि कहीं हम ऐसी जगह फंस गए हैं कि हम लोग अपना नहीं कर सकते, हमें किसी को मैसेज करना है, कुछ करना, बात नहीं कर सकते, फटाक से हम लोगों ने ऐसा करना है। ठीक है, इसका मेन वो रहता है बचाओ हमारी जिंदगी, सेव अवर सोल, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। मोस्टली मुझे लगता है सबको मालूम ही होगा। ठीक है, सेकंड रहता है कि हम लोग को जैसे गर्ल्स हैं स्कूल से आती हैं, कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें पॉइंट्स हैं कि जैसे हमें क्या क्या अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि जो हम अपना बचाव कर सकें। जैसे एक पेपर स्प्रे आजकल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको घर में होममेड भी बन जाता है, इसका प्रोसेस होता है, तो चाहेंगे तो भी हम आपको बताएंगे। ये है कि जैसे ये हमारे बैग में है तो इससे भी हम बचाव कर सकते हैं, कहीं पे हम फंसे हैं कुछ है तो हम स्प्रे करके लाइक उनके आईज में करिए कहीं भी करिए हम अपना बचाव कर सकते हैं। छोटी छोटी आइटम्स हैं जैसे नाइफ है, ब्लेड है, ये सब चीजें छोटी छोटी तो हम अपने पास रखते हैं बैग में। जैसे स्कूल से लड़कियां घर आ रही हैं, कुछ जैसे एरियाज हैं जैसे हमें लगता है कि हाँ हमें यहाँ से थोड़ा बिल्कुल डर है बिल्कुल। कि हमें निकलते हुए थोड़ा सा लड़कियों को रहता है कि हाँ अनसेफ है जैसे, तो कुछ ऐसे अपने पास प्रोडक्ट्स होते ही हैं। चलो हर कोई नाइफ प्लेट नहीं रखता, जैसे हमारे पास मेटालिक चूड़ीज होती हैं, हमने वो पहना जी हुआ है, उससे हम बचाव जी कर मैम, सकते हैं। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने थैंक जो यू। भी बेसिक किया इसके लिए थैंक यू। अब हम थैंक अपने विषय पर, जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, इसमें जो कानूनी राइट है, इसके लिए कानून कौन से बनाए गए हैं भारत के संविधान में, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इस इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय जितेंद्र पुरोहित सर को। आप आए और हम सभी को इस विषय पर मार्गदर्शित करें। माननीय जितेंद्र पुरोहित सर। जय हिंद। मैं एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित, एडवाइजर, NHRC इंदौर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो वेबिनार है वो प्राइवेट डिफेंस पर बेस्ड है। प्राइवेट डिफेंस काफ़ी नमस्कार। प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक बड़ा टॉपिक है जो कि भारतीय संविधान के साथ साथ जो सिद्धांत पर आधारित है, नहीं कर सकता, इसलिए आप जो हैं अपनी रक्षा खुद करें। प्राइवेट डिफेंस जो है इसी पर आधारित है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो तरीके से उपलब्ध होता है। मैं कुछ स्लाइड शेयर आपको जो है इस पर अगर आप सभी को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस स्क्रीन में जो पीपीटी है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। प्रभात जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जो प्राइवेट डिफेंस का एक जो लीगल फ्रेम है वो आईपीसी में दे रखा है। आईपीसी में जो चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जनरल एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब भारत में जो अपराध दिए गए हैं कंटिन्यू रखें सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू रखें। भारतीय दंड संहिता में जितने भी अपराध दिए गए हैं उनमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। पर भारतीय दंड संहिता की जो धारा 4 अध्याय 4 है, उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसके अंतर्गत वो कार्य भी किया जाएगा पर वो अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा। तो उन्हीं अपवादों में एक महत्वपूर्ण अपवाद है प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन करके चैप्टर 4 मैंने मेंशन किया है, सेक्शन 76 से 106 पर। हम ज़्यादा लीगल में नहीं जाएंगे पर थोड़ा सा एक इंट्रो के लिए ज़रूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। तो जो प्राइवेट डिफेंस है वो, ये देखिए, जैसा कि ये सारे एक्सेप्शंस हैं, इस सारे एक्सेप्शन के अंतर्गत अगर आपका एक्ट आता है तो आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा और आपको छूट दी जाएगी। इसमें जो सबसे आखिरी का डिफेंस है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जो धारा 96 से 106 में दे रखा है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जो है सर आपका स्क्रीन देखिए। शो होना बंद हो गया है, स्क्रीन शेयर शायद ऑफ हो गया है, तो आप वापस ऑन कर लीजिए सर। जी, अब स्क्रीन शो हो रही है सभी को? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल। जी। प्राइवेट डिफेंस जो है वो अपने खुद के शरीर के
विरुद्ध भी उपलब्ध हो सकता है, या अपनी संपत्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी या अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है किसी भी तरीके से, तो आप अपने आप को उस नुकसान से बचाने के लिए उस व्यक्ति के साथ डिफेंसिव तरीके से लड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, तो आप अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए डिफेंसिव तरीके से लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक या संपत्ति से संबंधित अपराध हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी आप जो है प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई शारीरिक या संपत्ति के का नुकसान किया जा रहा हो, तो क्या उसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, उपलब्ध होगा। चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारी संपत्ति हो, या किसी और का शरीर या किसी और की संपत्ति हो। अब प्राइवेट डिफेंस जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि कितना उपलब्ध होगा और कहाँ तक उपलब्ध होगा। तो इसको 2 कैटेगरी में बाँटा गया है कि कब आप अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी की मृत्यु कर सकते हैं, और कब मृत्यु से अन्य हानि कर सकते हैं। तो इसमें 2 धाराएँ दे रखी है, धारा 100 और धारा 101। धारा 100 में वे आधार दे रखे हैं, वे अपराध दे रखे हैं या वे हमले दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत आप जो हमलावर है, जो सामने से आपकी ओर हमला कर रहा है, उसकी आप जान भी ले सकते हैं। और 101 में अन्य ऐसे अपराध दे रखे हैं जिसमें आप जान तो नहीं ले सकते किसी की, पर दूसरा कोई भी उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं ताकि आपके शरीर और संपत्ति की रक्षा हो सके। तो पहले हम शरीर की बात करेंगे। सबसे पहला एक इसकी एक एक्सेप्शन आता है कि प्राइवेट डिफेंस किस व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध होता है। मतलब ये है कि सामने से आपकी ओर जो हमला कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो है, क्या वयस्क होना चाहिए, क्या अवयस्क भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, या कोई बच्चा भी हो सकता है, कौन हो सकता है? उसके बारे में 90 एक्ट में सेक्शन 98 में दे रखा है। इसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हमलावर जो है अगर नाबालिग है, या हमलावर पागल है, या हमलावर नशे की हालत में है और अपनी सुध-बुध नहीं है उसे, या हमलावर जो है वो भूल कर रहा है या उसको भ्रम हो रहा है, उस भ्रम के अधीन वो आप पे हमला कर रहा है, तो भी आपको उस व्यक्ति के विरुद्ध वही अधिकार उपलब्ध होगा, जो एक सामान्य व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता तो होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा आपको मारने आ रहा है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए आपके प्राइवेट डिफेंस का उपयोग उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति आपको मारने आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, सामने से हमलावर कोई भी हो सकता है। लड़का, लड़की, बच्चा, पागल, या शराब के नशे में धुत व्यक्ति, या भ्रम के अधीन व्यक्ति। एक 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 केस था जिसमें एक व्यक्ति जो है अंधेरे में एक व्यक्ति को चोर समझा और चोर समझ के उसने उसको मारा। तो यहाँ पर उसको जो है मारने जब चोर को मारने लगा तो उसने जो है अपने आप को बचाने के लिए, जबकि वो चौकीदार था, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपना बचाव किया। तो यहाँ पर उसको सेक्शन 98 के अंतर्गत जो है ये अधिकार मिला कि आप प्राइवेट डिफेंस में अगर भ्रम के अधीन भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। ये तो एक थोड़ी-सी टेक्निकल बात हो गई, पर कुल मिला के इसका सीधा-सा मतलब ये है कि हमलावर कोई भी हो सकता है, उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई जो है छूट नहीं है कि बच्चा अगर हमला कर रहा है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते, या कोई पागल व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि उनसे तो आपको और ज़्यादा खतरा है। ठीक है? इसके बाद सेक्शन 99 है। सेक्शन 99 में एक लिमिटेशन दे रखी है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग जो है, कब नहीं कर सकते हैं? जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने बोनाफाइड एक्ट को अपना कोई बोनाफाइड एक्ट कर रहा है। जब कोई पब्लिक अधिकारी जो है, जैसे पुलिस हो गया या कलेक्टर हो गया, या उनके निर्देश पर कोई जो लोक अधिकारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ने आ रही है किसी अपराध के लिए, या पुलिस को शंका है कि आपने कोई अपराध किया है, तो पुलिस आपको पकड़ रही है, तो आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है। कारण ये है कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हाँ, इसमें बोनाफाइड वर्ड ज़रूर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस को पता है कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं,
जिसे हमें पकड़ना है, तो फिर आप प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। बट अगर पुलिस को ये पता है नहीं है या पुलिस को ये संदेह है कि हो सकता है ये अपराधी हो, तो फिर आपको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार का उपयोग नहीं मिलेगा। जैसा देखिए आपको ये ऊपर दे रखा है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बोनाफाइड एक्ट और मेलाफाइड एक्ट। बोनाफाइड एक्ट मतलब पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है, पुलिस को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना है, तो पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और नीचे मेलाफाइड मतलब ये जानते हुए कि ये अपराधी नहीं है, या ये जानते हुए अपने लोक कर्तव्य का पालन करना है कि हमें इनके विरुद्ध लोक कर्तव्य का पालन नहीं करवाना है, तब हमें प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार का उपयोग मिलेगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, वो धारा 100 है कि कब हम जो हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं। तो टोटल 7 ग्राउंड दे रखे हैं, जिन ग्राउंड पर जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु घारित की जा सकती है यदि वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। अब वो हमला किसके लिए है, ये 7 में से कोई भी एक हमला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको जान से मारने के लिए हमला कर रहा है, पहला आधार ये हो गया। दूसरा आधार ये हो गया कि कोई व्यक्ति आपको गंभीर रूप से घायल करने के लिए हमला कर रहा है। तीसरा जो हमला जो है, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर रेप कमिट कर रहा है, आपका जो है किसी महिला का या किसी लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ भी आप जो है उसकी जान ले सकते हैं। चौथा जो है कोई अननेचुरल ऑफेंस कर रहा है, अप्राकृतिक अपराध कर रहा है 377 इत्यादि का, तो उसमें भी आप बचाव के लिए उसकी जान तक ले सकते हैं। पाँचवाँ जो है यदि हमलावर जो है किडनैप या एब्डक्शन कर रहा है, अपहरण या अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, अपहरण कर रहा है, तो भी उसकी जान ले सकते हैं। छठा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कोई हमलावर जो है यदि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती अवैध रूप से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और पकड़ के बंद करने की चेष्टा कर रहा है, तो उसकी भी जान ले सकते हैं। और सातवाँ जो है वो नया जुड़ा है, थ्रोइंग एसिड, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या कोई व्यक्ति विक्टिम के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या एसिड फेंक रहा है, तो उसकी भी जान ली जा सकती है। ठीक है? तो ये 7 आधार हैं या 7 हमले हैं, जिसके लिए जो पीड़ित व्यक्ति है, वो हमलावर की जान तक ले सकता है और उसे किसी प्रकार का कोई भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है? अब इसके अलावा जो भी बचते हैं, वो 101 में आ जाते हैं। मतलब ये जो 7 मामले हैं, ये 7 हमले हैं, इसके अलावा और कोई भी हमला है, तो उसके लिए आप प्राइवेट डिफेंस में जान तो नहीं ले सकते, पर और कोई नुकसान उसको पहुँचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसका हाथ पकड़ के उसको धक्का देके गिरा दिया। तो ये आपने प्राइवेट डिफेंस में किया और ये 101 में कवर होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चाकू लेके आ रहा है और आपके पेट में चाकू मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपने वो चाकू उसके हाथ से छीना और वो चाकू से उसको मार दिया और वो मर गया। तो यहाँ पे आपको धारा 100 के अंतर्गत जो है बचाव मिलेगा। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो डिफेंसिव राइट है, प्यूनिटिव राइट नहीं है। डिफेंसिव राइट का मतलब ये होगा कि बचाव के रूप में हम उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, ना कि दंड देने के रूप में। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हमको मारा तो हम भी उसको मारेंगे। इस उद्देश्य से प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राइवेट डिफेंस का उपयोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बचाव के रूप में किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या वो मैं आगे बताऊँगा। ये धारा 102 उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करती है। धारा 102 ये बोलती है कि प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है, वो कब शुरू होता है, कब बना रहता है और कब खत्म हो जाता है। तो इसको मैं एक उदाहरण के तरीके से भी समझाऊँगा। शुरू कब होता है, जब जो शरीर का जो खतरा है, शरीर के ऊपर जो खतरा है, वो शुरू हो जाता है। जैसे ही हमको लगा कि हमारे शरीर को खतरा है, हमारे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का उपयोग करना हम शुरू कर सकते हैं। कंटिन्यू कब रहता है? जब तक कि वो खतरा विद्यमान रहता है, जब तक कि वो खतरा बना रहता है, तब तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी बना रहेगा। और एक बार अगर खतरा जो है, शरीर को नुकसान पहुँचने का जो खतरा है, वो समाप्त हो गया, तो हमारे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो है, वो आपको मारने आ रहा है, ठीक है? आपने क्या है, उसको धक्का देके गिरा दिया। अब धक्का देके गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। अब वो जैसे ही बेहोश होता है, वैसे ही आपके प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग जो है वो सीज़ हो जाता है। वो आप अब प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि उसके हाथ-पैर बाँध देना और पुलिस को फ़ोन लगा देना है। पर मान लीजिए वो बेहोश हो गया और फिर भी आप उसे मारे जा रहे हो, जान से मार डालते हैं। तो यहाँ पर आप भले ही वो आपकी जान लेने आया हो, पर एक बार जब आपने प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया और वो अगर अचेत हो गया या अगर मान लीजिए वो भाग गया, तो जैसे ही आपका खतरा खत्म हुआ आपके शरीर का,
वैसे ही प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। जैसे एक चोर है, वो चोरी करा, घर पे किसी के घर पे चोरी करने आया। आवाज़ सुन के जो है घर का मालिक जाग गया और उसने चिल्लाया, "कौन है, कौन है?" और वो पीछे-पीछे चोर के भागा। अब चोर जो है आगे-आगे और मालिक पीछे-पीछे, और चोर कुछ समय बाद मालिक की नज़रों से ओझल हो गया। अब जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, वैसे ही मालिक का जो प्राइवेट डिफेंस है, वो संपत्ति का, वो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए आधे घंटे बाद फिर वो चोर दिखता है, तो मालिक ऐसा नहीं कि उसके साथ जो है मारपीट करना शुरू कर देगा या अपना डिफेंस जो है वो स्टार्ट कर देगा। वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार खतरा खत्म हो गया, तो फिर खतरा शुरू होने पर ही जो है प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्राइवेट डिफेंस का जो उपयोग है, वो तब शुरू होता है जब शरीर को खतरा उत्पन्न हो जाए। जब शरीर को खतरा बना रहे, तब तक वो कंटिन्यू रहता है, और जब शरीर को खतरा खत्म हो जाए पहली बार में, तब से प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करना जो है, वो समाप्त हो जाता है। अब फिर आप प्राइवेट डिफेंस का जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस का जो अब अभी अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 100, जिसमें हम शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी की जान ले सकते थे। अब इसी तरीके से एक धारा 103 है कि हम शरीर को छोड़ दें तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए कब किसी की जान ले सकते हैं। शरीर के लिए हमने 7 पॉइंट पढ़े थे और संपत्ति के लिए हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इन चारों में से अगर कोई भी एक अपराध हो रहा है, तो हमलावर की जान ली जा सकती है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। सबसे पहला है लूट, रॉबरी। अगर किसी व्यक्ति के साथ लूट हो रही है, तो उस लूट से डिफेंस करने के लिए वो लुटेरे की मृत्यु भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात में हाउस ब्रेक करना, गृह भेदन करना। हाउस ब्रेकिंग का थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग होता है, अगर कोई व्यक्ति साधारण तरीके से किसी के घर में घुसने के रास्ते से घर में जाता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग नहीं होगा। पर ऐसे रास्ते से घर में घुसता है, जहाँ से सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं जाता, जैसे घर में छेद कर दिया या फिर खिड़की तोड़ के घुस रहा है अंदर, या ताला तोड़ के घुस रहा है अंदर, तो उसको हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। तो अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है नाइट में, तो हमलावर के विरुद्ध जो संपत्ति का मालिक है या संपत्ति का जो धारक है, उसकी जान लेने का अधिकार उसे उत्पन्न हो जाता है, वो उसकी जान भी ले सकता है। तीसरा एक राइट है मिसचिफ बाय फायर इन एनी बिल्डिंग। अब मिसचिफ मतलब नुकसान पहुँचाना। किसी किसी बिल्डिंग को या किसी निर्माण को जो है, जो मानव के रहने योग्य हो या किसी संपत्ति को रखने के लिए काम आता हो, ऐसे स्थान को आग लगाकर नुकसान पहुँचाना। अगर कोई ऐसा आग लगाकर नुकसान पहुँचाना की कोशिश करता है, आग लगाकर नुकसान पहुँचाता है, तो उस हमलावर की जान ली जा सकती है प्राइवेट डिफेंस के उपयोग में। उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा कोई चोरी की जा रही है, कोई मिसचीफ मतलब कोई नुकसान किया जा रहा है, या कोई हाउस ट्रेसपास किसी के घर में उसकी अनुमति के बिना घुसा जा रहा है, तो भी आप किसी की जान ले सकते हैं। बट उसमें एक चीज़ का एप्रीहेंशन होना चाहिए, या तो जान लेने का इंटेंशन से जो है अंदर घुस रहा हो, या फिर ग्रीवियस हर्ट करने के उद्देश्य से अंदर घुसा जा रहा हो। मान लीजिए कोई चोर है जो किसी के घर में जा रहा है, या कोई चोर है जो इस उद्देश्य से चोरी कर रहा है कि मैं चोरी करूँगा, और चोरी करते हुए अगर उसने कोई शोर मचाया या अगर उसने विरोध किया, तो मैं उसको जान से मार डालूँगा। तो यहाँ पर जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध होना है, वो उस चोर की जान भी ले सकता है। बट अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी एप्रीहेंशन नहीं है, ऐसी कोई भी आशंका नहीं है, तो फिर उसकी जान नहीं ली जा सकती। तो ये थीफ, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास में कब किसी की जान ली जा सकती है? जब उस अपराध को करने में ये एप्रीहेंशन हो कि सामने वाला आपकी जान ले लेगा, या सामने वाला आपको ग्रीवियसली हर्ट कर देगा, गंभीर रूप से घायल कर देगा। इन 4 के अलावा आप और किसी प्रॉपर्टी के अपराध के लिए किसी व्यक्ति की जान तो नहीं ले सकते, पर उससे अन्य कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसा कि हमने प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के लिए पढ़ा था, वैसा ही इसमें भी लागू होता है। जान लेने के लिए अगर किसी के शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है, तो जान लेने के लिए 7 आधार हैं कि इन 7 आधारों पर अगर अपराध हो रहा है, तो आप जान ले सकते हैं। और संपत्ति के लिए है, तो संपत्ति के लिए 4 आधार है, जिसके आधार पर आप किसी की जान ले सकते हैं। इसमें भी सेम वही है कि कब ये अधिकार शुरू होगा, कब कंटिन्यू रहेगा और कब सीज़ हो जाएगा। तो इसमें जो है, अगर प्रॉपर्टी को ऐसा खतरा उत्पन्न होता है, वैसे ही प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करना शुरू हो जाएगा, और जब तक बना रहेगा, जब तक संपत्ति पर ऐसा खतरा बना रहे। एक बार संपत्ति पर ऐसा खतरा समाप्त हुआ, उसके बाद आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब सेक्शन 106 है, ये प्राइवेट डिफेंस के राइट को बढ़ाता है, प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सटेंड करता है।
कि प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग हम वहाँ तक भी कर सकते हैं, जिससे कि किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुँचने की आशंका हो। एक एग्ज़ाम्पल से मैं इसको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि सामने से भीड़ के कई सारे लोग जो हैं आपको मारने आ रहे हैं। उस भीड़ में कुछ बच्चे भी हैं जो हमलावरों की गोद में हैं। आपके पास बंदूक है। अब आपको आपकी जान बचाना है तो आपको बंदूक चलानी पड़ेगी। तो आपने वो बंदूक चलाई और किसी निर्दोष बच्चे के ऊपर गोली लग गई और वो मारा गया। तो यहाँ पर धारा 106 के अंतर्गत जो है उसे बचाव मिलेगा। हालाँकि उसे साबित करना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य उस बच्चे को मारने का नहीं था। पर फिर भी 106 के अंतर्गत प्राइवेट प्राइवेट डिफेंस का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं, जब किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुँचने की आशंका हो। कारण ये है, लॉ ये बोलता है कि आपको सबसे पहले आपकी खुद की रक्षा करनी चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई खतरा है तो। सबसे अच्छा रक्षक वो व्यक्ति स्वयं होता है, क्योंकि शासन या पुलिस हर जगह सहायता करने नहीं आती। जैसा कि हमारी जो चीफ गेस्ट मैडम उन्होंने भी बताया था कि वो महिलाओं को, लड़कियों को जो है आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। तो ये जो है ये इसलिए सिखाना ज़रूरी हो गया कि पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती। जब तक हम पैनिक बटन का उपयोग करेंगे, जब तक हम एसओएस का उपयोग करेंगे, तब तक तो हमलावर हमारे ऊपर हमला करके जा चुका होगा। तो हमें हमारी खुद की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स, कराटे, ये जब तक हमें हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, जब तक हम हमारे शरीर को इस लायक नहीं बनाएँगे कि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकें, तब तक हम सिर्फ़ कानूनी बातें ही करते रहेंगे। तब तक हम हमारे शरीर की, हमारी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाएँगे। तो कुल मिला के आज के समय में जो लड़कियों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो 7 आधार हैं, एक बार मैं 7 आधार को फिर से थोड़ा-सा बता देता हूँ, जो महिलाओं से रिलेटेड हैं। एक तो रेप कमिटिंग का असल्ट हो गया और एक अननेचुरल ऑफेंस का ग्रेटिफाइंग का असल्ट हो गया और किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये आखिरी के जो 5 है, ये पाँचों वैसे तो सारे हो सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आखिरी के जो 5 है, ये 5 महिला जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज की जो स्टूडेंट है, लड़की है, वो अपने रास्ते जा रही है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है, एसिड फेंक रहा है। तो वो महिला जो है, उस व्यक्ति की जान भी ले सकती है। अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती है अपनी आत्मरक्षा करने में महिला द्वारा, उस लड़की द्वारा, तो उस लड़की के ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा। हालाँकि एक लॉ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका एक्ट प्राइवेट डिफेंस में आ रहा है, तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारा जो काम था, हमारा जो एक्ट था, वो अपराध ना होके वो प्राइवेट डिफेंस था। सामान्य तौर पर अपराध को साबित करने का भार जो है पुलिस या अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। पर अगर आपका काम जो है वो प्राइवेट डिफेंस में आ रहा है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा एक्ट जो है प्राइवेट डिफेंस में था। हमने जो काम किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया, इसलिए हमें कोई सज़ा ना दी जाए। तो थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है कि अपने आप को बचाना है, अपने आप को साबित करना है कि नहीं हमने जो है बचाव में ये किया था। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं, जो ये शो करते हैं कि आप कब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस में जो है फिलहाल इतना ही है और थोड़ा-सा अगर सिंपल भाषा में समझें तो हमारे शरीर या हमारी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जो है, उसको बचाने के लिए हम लोग जो है, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं और कुछ अपवादों में या कुछ दशाओं में हम उसकी जान भी ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जी, जी हाँ सर, कंटिन्यू रखें सर। हाँ, और मान लीजिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें किसी अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी की जान लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो हम उसकी जान लेके ही मानेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हमें जान लेने का हक है पर हमें हल्का नुकसान पहुँचाने से हम हमारी अपने आप की प्रतिरक्षा कर सकते हैं, तो हम उसकी जान नहीं लेंगे। अगर हम उसकी जान ले लेते हैं, तो फिर वो क्रिमिनल लायबिलिटी में चला जाएगा, वो मर्डर में तो नहीं आएगा, पर वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। मतलब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में एक अंतर है, वो और कभी हम देखेंगे लॉ के कोई लेक्चर होगा तो उसमें। बट अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का एक्सेसिव उपयोग कर देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको मार रहा है और आपने उसको एक थप्पड़ मारा और वो नीचे गिर गया। और फिर आपने उसको नीचे गिर गया वैसे वो असहाय हो गया। फिर आप प्राइवेट डिफेंस में उसकी जान नहीं ले सकते, पर फिर भी आप उसे मारते गए, उसकी जान चली गई या उसे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चोट पहुँची। तो आपके ऊपर जो है कल्पेबल होमिसाइड या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज बनेगा। जी प्रभात जी। जी सर, जी। जैसा कि माननीय जितेंद्र सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमें निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया।
देखिए, संविधान की भाषा काफ़ी क्लिष्ट है। आपने संविधान की कई कमियों के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, संविधान की कई कई पॉज़िटिव टर्म भी हैं, तो कुछ कमियाँ भी हैं। उसमें से हमारे जो कानून हैं, उसकी भाषाएँ काफ़ी क्लिष्ट हैं, इसलिए वो आसानी से सामान्य आम जन के समझ में आती नहीं है, इसीलिए हमें एडवोकेट करना पड़ता है। तो चूँकि ये हमारे कानून की अपनी भाषाएँ हैं, उसमें कई शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि माननीय जितेंद्र सर ने शरीर शब्द का इस्तेमाल किया, इसी तरह से कई ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों की अपनी परिभाषा है और उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें इन जो भी हमारे रेट दिए गए हैं, इनकी बातें करनी होती हैं। तो कई बार आम जन को समझने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है कि ये किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि विकृत चित्र व्यक्ति आपने कहा कि एक विकृत चित्त व्यक्ति है, जिसका मतलब जो माइंड ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और वो इस तरह की गतिविधि करता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, जो आम जन आसानी से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें एडवोकेट करना पड़ता है और आपने काफ़ी आसान भाषा में चीज़ों को बताया है। प्राइवेट डिफेंस में मैं 1-2 उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति की हत्या के लिए आपने देखा है उसे दंड का प्रावधान है। लेकिन एक ट्रेन संचालक व्यक्ति है, ट्रेन के आगे मान लीजिए एक व्यक्ति आता है और ट्रेन 80 की रफ्तार से चल रही है या 60 की रफ्तार से चल रही है, जितनी या कोई भी स्पीड है। ट्रेन के सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसका मरना तय होता है क्योंकि ट्रेन चालक जो है वो ब्रेक नहीं लगाता। तो वो व्यक्ति जो ट्रेन चला रहा है, वो व्यक्ति किसी की हत्या तो कर देता है, लेकिन वो माफ़ है, तो वो इसी सेल्फ डिफेंस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही वो उसकी सज़ा माफ़ होती है। उदाहरण के लिए अगर वो ब्रेक यहाँ लगाएगा पर तो कई लोग की जानें जा सकती हैं और अगर वो ब्रेक नहीं लगाता है तो केवल एक व्यक्ति की जान जाएगी। यानी कि यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के अधिकार जो भी सेल्फ डिफेंस के अधिकार हैं, आप उसे दुराशा के साथ उपयोग नहीं करेंगे। आपके आशय जो होंगे वो सकारात्मक होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल यहाँ सर, पर बिल्कुल। प्रभात जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये उदाहरण प्राइवेट डिफेंस करना हो जो है कोई व्यक्ति जब किसी ऐसी स्थिति में फँस जाता है कि वो चाहकर भी किसी व्यक्ति को नहीं मार सकता पर मजबूरी में मर जाता है वो। जैसा कि इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया तो ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी में जाता है। ये जो धारा 80 है या धारा 81 जो है आईपीसी की जिसमें एक्सेप्शन हम पढ़े थे, अपवाद पढ़े थे। इसमें चूँकि अगर वो ब्रेक लगाता तो ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो कई लोग मर जाते हैं। या अगर मान लो ट्रेन पटरी से नहीं भी उतरती तो उसके उसके उ उसके बस में नहीं था कि वो उस व्यक्ति को बचा सके। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ नेसेसिटी में उसको जो है बचाव का लाभ बिल्कुल। मिलेगा और उसे किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। जी, बिल्कुल सर, प्रभात जी। बिल्कुल। चूँकि आपका जो भी व्यक्ति है उसका आशय सकारात्मक होना चाहिए। इसी तरह से जैसे एक शेर है, किसी के ऊपर अटैक कर रहा है और आपने उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपने गोली चलाई और शेर मर जाता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो आप कर सकते हैं, आपको अगर शेर मारेंगे तो आपकी सज़ा है। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए या एक महिला है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति तेज़ाब फेंकने जा रहा है और आप उस महिला को बचाने के लिए आप कोई एक्ट कारित करते हैं और इसमें व्यक्ति की जान चली जाती है या इस तरह के कोई बड़ा डैमेज हो जाता है, तो इसमें किस तरह की छूट है? मैं माननीय जितेंद्र पुरोहित सर से जानना चाहूँगा। जी, ये जो एक हमने एक सेक्शन महिला है, 28 उसके ऊपर कोई तेज़ाब फेंकने जा रहा है या उसका रेप करना चाहता है और व्यक्ति एक ऐसा एक्ट करता है उस महिला को बचाने के लिए, जहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसमें किस प्रकार से जो बचाने वाला व्यक्ति है, वो आम सिविलियन है, उसे कैसे बचाया जा सकेगा? जी, बिल्कुल, इसमें शुरुआत में ही मेंशन हो गया है कि शरीर की प्राइवेट रक्षा का जो अधिकार है, वो स्वयं के लिए भी है और अन्य व्यक्ति के लिए भी है। और एक जो लास्ट धारा हमने पढ़ी थी कि अगर उस प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग करने में अगर किसी निर्दोष की भी जान चली जाती है, जैसे मान लीजिए कोई शेर किसी के ऊपर हमला कर रहा है, तो अब मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है कि एक शेर दूसरे व्यक्ति पर हमला कर रहा है। अब उसके पास बंदूक है और उसका उद्देश्य उस शेर को मारना है, पर गलती से वो बंदूक शेर को ना लगकर जो गोली है, वो उस दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। तो यहाँ पर उसे 106 का लाभ मिलेगा क्योंकि उसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक उस व्यक्ति को मारना नहीं था, जो है प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करने का था। तो किसी दूसरे की रक्षा के लिए भी हम जो है प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल यही हमारा भी बिल्कुल यही बात हम भी कर रहे थे कि आपका सकारात्मक जो इंटेंशन है आपका सकारात्मक होना चाहिए। आप नकारात्मक इंटेंशन के साथ आप इस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को ये लगना चाहिए कि आपका इंटेंशन सकारात्मक था, आपने अपने बचाव में ही जो भी गतिविधि की है वो आपके बचाव में की गई है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप
इस तरह की गतिविधि करेंगे जहां पर दिखाया जाता है कि आपने दुराचार के साथ कार्यवाही की है, तो आप उसके लिए दंडित भी होंगे। इसलिए आप जब भी इस तरह के राइट का उपयोग, निजी प्रतिरक्षा के राइट का उपयोग करेंगे, वहां पर आप न्यूनतम बल का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। कम से कम बल में कम से कम इंजुरी के साथ आप अगर उस घटना को कारित होने से रोक सकते हैं, जो भी आपराधिक घटना हो रही है, तो आपको उस कम से कम बल का प्रयोग करना होगा। अब मैं आप सभी के सवाल भी आने वाले समय में लेना चाहूंगा। आप में से किसी भी अधिकारी के कोई सवाल है? संजू चौधरी जी राइज हैंड कर रहे हैं, आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रश्नोत्तरी के सेशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप में से किसी भी पदाधिकारी के पास कोई सवाल है तो आपके माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, या आपके माइक ऑन नहीं हो रहे हैं तो आप हैंड राइज कीजिए, हम आपके माइक को इनेबल कर देंगे यहाँ से। मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। मैं कमलजीत बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर अम्बाला से। बिल्कुल। सर, जैसा सेल्फ डिफेंस की बारे बात कर रहे थे, हमारे जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अगर हम किसी व्यक्ति का ही बचाव करते हैं और दूसरा जो उस पे अटैक करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या इस केस में अगर जो व्यक्ति जिसका हमने बचाया है, अगर वो कोर्ट में बयान नहीं देता, तो हम ऐसे कैसे अपने आप को निर्दोष साबित कर सकेंगे? बिल्कुल, ये जो एक क्वेश्चन सवाल है पूछ ये लीजिए। एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिए, थोड़ा सा अरे क्लियरिटी हम हो जाएगी। मान लीजिए कोई लड़की के ऊपर कोई एसिड डाल रहा है, या उसके ऊपर कोई गलत तरीके से कोई लड़का या कोई भी आदमी उस पर अटैक कर रहा है। उस लड़की को बचाने के चक्कर में हम उस लड़के की पिटाई करते हैं, या वो उस पे काफी उसको नुकसान हो जाता है, मर जाता है या नुकसान हो जाता है। अगर वो लड़की बयान नहीं देती है, तो हम ऐसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस केस में, अपने सेल्फ में? वो स्थिति तो आपके लिए काफ़ी एक विचित्र स्थिति हो जाएगी, और ये सब्जेक्ट ऑफ जो है कोर्ट का साक्ष्य का विषय है कि अगर आपके विरुद्ध ये चीज़ साबित हो जाती है कि आपने जो है प्राइवेट डिफेंस में नहीं मारा था, तो फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब महिला पलट जाती है तो उसमें जो न्यायालय है, क्योंकि न्यायालय घटना के समय मौजूद नहीं होता है, तो न्यायालय के समक्ष जो तथ्य रखे जाते हैं और जो घटनाएं जो समझाई जाती है, उसके आधार पर ही कोर्ट ये तय करता है कि अपराध हुआ है या फिर प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये एक अपवादिक स्थिति क्योंकि है सर अक्सर जिसमें ये देखा गया है कि लड़की के माँ बाप लड़की को काफी हद तक अपने कंट्रोल में रख के उसको ये ऐसे बयान देने से बचाते हैं, बिल्कुल वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल तो बीइंग ए सिटीजन होते हुए, कि आप अच्छे नागरिक होते हुए अगर आप कोई ऐसे करते हो, तो हमारे पास क्या उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? कोई ऐसा प्रोटेक्शन है हमारे पास अवेलेबल? फिलहाल तो देखिए देखिए, इसके आप लिए जब भी इस तरह के मतलब निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का आप जब भी उपयोग करें, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं, वो अगर पलट भी जाता है तो आपके पास कोई वीडियो में, फार्म में, या कोई ऐसे एविडेंस होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि जितेंद्र सर ने बताया कि जज तो वहां पर उपस्थित होंगे नहीं, वो तो गवाहों और सबूतों के आधार पर ही निर्णय देंगे। तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये मतलब एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप मतलब जब भी ऐसे अधिकारों का उपयोग करें, तो आपके पास, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस और गवाह भी मौजूद हों। और आज के समय में मोबाइल वीडियो आदि उपलब्ध है, तो आप इस तरह के साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब और आप ये हुआ कि हम लोगों को, हम दो लोग होने जरूरी है जो एक वीडियो बनाए, एक बचा ले उसको। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कमलजीत सिंह जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो उस घटना का पूरा विवरण है, वो विवरण भी आपका सपोर्ट करेगा। दरअसल मान लीजिए कोई महिला के ऊपर हमला हुआ है और आप उसे बचाने जा रहे हैं, तो सिर्फ महिला पलट जाएगी, बाकी जो चक्षुदर्शी साक्ष्य हैं या जो हमलावर और महिला का जो रिलेशन है या आपके वहाँ पे जो उपस्थिति है, वो आपकी एलिबाई होगी, वो आपको बचाव के रूप में जो है प्राप्त होगी। कोर्ट भी ये देखेगा कि आप बिना मतलब, कोर्ट जो है इस तरह के हमले में देखता है कि मारने का मोटिव क्या था, क्यों मारा गया। तो मोटिव का भी जो है प्रूव होना जरूरी है, और बिल्कुल ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि आपने वो अपराध किया है, आपको प्रूव नहीं बिल्कुल। करना है। अगला सवाल अभिमन्यु शर्मा जी का है। अभिमन्यु शर्मा जी, आपका माइक ऑन कर सकते हैं और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अ, सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। हेलो जी जी बोलिए। बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी। सर ये पूछ रहा था, अभी एक केस NHR CCB ने अभी लिया है, मंदसौर का है ये। उसमें गांव के कुछ व्यक्ति है, वो बैरागी समाज के परिवारों को मारने के लिए आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी हमने थाने में करी है, मंदसौर थाने में भी आवेदन दिया है।
पर अब सर समस्या ये आ रही है कि वो इतना डरे हुए हैं कि वो ना खेत पे जा पा रहे हैं, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर सकते हैं सर? इसके लिए अपने को कोई अलग से उपाय करना पड़ेगा या ऐसा कोई आवेदन तैयार करके देना पड़ता है अपने को थाने में? आप इसकी सूचना थाने पे बिल्कुल दें कि हमारे साथ जो है आए दिन इस तरह की घटनाएँ की जा रही हैं और भविष्य में जी। हमको जो है जान का और संपत्ति का हेलो। नुकसान हो सकता है, तो हमें जी। सुरक्षा दी जाए। एक पुलिस को अगर आप ये सूचना दे देंगे और उसके जी। बाद आप जो है आपके घर या आपका जो एक स्थल है जहाँ पर कैमरे लग सकते हो या कैमरे लगने की संभावना हो, वहाँ पे आप जी। आपके सीसीटीवी कैमरे लगवा लें और उसके जी। बाद भी अगर आप कोई आपके ऊपर हमला करता है, तो आप हुँ। बिल्कुल उसके ऊपर जो है हमला करके अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद आपका एक व्यू देखा जाएगा कि आपने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, पर पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया है, पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, इस कारण से जी। आपके ऊपर हमला हुआ है, तो आपको बराबर बचाव मिलेगा इसमें। ओके, थैंक यू सर। नरेंद्र यादव जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? नरेंद्र यादव जी, आपका माइक ऑन कर सकते हैं और आप सवाल भी पूछ। नरेंद्र यादव जी, आपका कोई सवाल था, आप पूछ सकते हैं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। ठीक है, मुकेश मिस्त्री जी, आपके पास कोई सवाल है? जी, मुकेश मिस्त्री जी, कोई सवाल पूछ सकते हैं? जी मुझे पूछना है मुझे। जी जी। हेलो, हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है जी, बताइए। आ रही सर आवाज? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। मैं जी कह रहा हूँ सर, गरीबों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं सरकारों में? बस इतना कह रहा हूँ। आप मतलब जिससे भी संबंधित सवाल पूछिए। आज का जो हमारा टॉपिक है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, इसी से विषय से जुड़े टॉपिक पर आप सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब देने में आसानी होगी। ओके सर। ठीक है, आप में से किसी अन्य पदाधिकारी के पास कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं माननीय जितेंद्र सर से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। सर, ये जो लोग प्राइवेट बॉडीगार्ड रखे जाते हैं, जी, बोलिए जो सर। बॉडीगार्ड लोगों के पास रखे जाते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? इस पर आप हमें थोड़ा सा अवगत कीजिए। क्या ये सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है? इस संबंध में कृपया आप प्रकाश डालिए सर। जी, बॉडीगार्ड रखने का एक मकसद जो होता है, वो ये होता है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है या ये संभावना है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का हमला हो सकता है, तो उसके लिए चूँकि निजी बॉडीगार्ड रखना वैसे तो अनऑफ़िशियली लीगल नहीं है, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसी से जो है बॉडीगार्ड हायर करना होते हैं और वो उनके पास एक पूरी प्रोसेस होती है और वो अपने लाइसेंसी हथियार के साथ ही आपकी रक्षा करते हैं। वहाँ पर उनको ये पूरा अधिकार मिलता है कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत वो आपको पूरी तरह से बचाव करें और आपके बचाव में वो किसी व्यक्ति के साथ जो है डिफेंसिव राइट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रिवेंटिव राइट का ही उपयोग होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रिवेंशन नहीं हो रहा है और सीधे प्यूनिटिव हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी मान लीजिए जैसे कोई अच्छा एक्टर है, फ़िल्म एक्टर है, सलमान खान है, उनका बॉडीगार्ड जो शेरा है, वो अक्सर कई बार ये देखने में आया है कि उसने कई बार डिफेंसिव राइट को अलग हटते हुए प्यूनिटिव राइट का उपयोग किया। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसने डिफेंसिव राइट का उपयोग किया। तो ये जो है गलत चीज़ है। पर बॉडीगार्ड रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंसिव है और यहाँ पर वो लॉ के अधीन रहते हुए ही अपने डिफेंसिव राइट का उपयोग कर सकता है। अपने जो बॉस है या अपना जो भी जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, उसकी रक्षा करने के लिए वो वही कदम उठा सकता है, जो वो अपने लिए उठाता। बिल्कुल सर। ये अब्दुल मेनन जी का कोई सवाल है? अब्दुल मेनन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं। अब्दुल मेनन जी। दिलीप कुमार पाटनी सर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, कृपया आपका माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप कुमार पाटनी सर। जी सर, दिलीप कुमार पाटनी सर, आपका माइक इनेबल है, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आप हमें एक इस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के आज के समय में क्या उपयोगिता है? इस पर आम जन किस तरह से अवेयर हो सकता है, या इस पर आप आपके क्या विचार हैं सर? आप कृपया इस पर दो शब्द कहें सर। बिल्कुल, माने अभी अभी स वर्तमान समय का देखा जाए तो वर्तमान समय में हर व्यक्ति
जो है वो हर चीज़ में जल्दीबाजी चाहता है। मतलब हर व्यक्ति को हर काम की जल्दी रहती है और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई सब्र नहीं होती। मतलब पेशेंस खत्म हो चुका है लोगों में। एक हर छोटी-मोटी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है और हर छोटी-मोटी बात पे जो है लड़ाई-झगड़े शुरू होते हुए और वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आज के टेक्नोलॉजी के युग में हमें अपने आप को बचाने के लिए सर्वप्रथम यह प्रयास करने चाहिए कि हम जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं, जिस मकान या दुकान या जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पर हम एक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था रखें, ताकि जब भी हम प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करें, तो हमारे लिए वो एक सबूत के रूप में काम करे कि पहले हमने नहीं हमला किया था, पहले सामने वाले व्यक्ति ने हमला किया था, हमने बचाने के लिए उसको जो है मारा था, उसके साथ चोट बिल्कुल, पहुँचाई थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब चूँकि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप अपने आप को घटनास्थल पे होने या नहीं होने का एक आसानी से सबूत दे सकते हैं आपके मोबाइल के माध्यम से। तो एक ये भी एक बड़ा हमने अभी एक 302 के केस में एक व्यक्ति को जो है इस आधार पर बाहर निकाला उस केस में से कि जिस समय वो घटना हुई थी उस समय वो उस घटना स्थल से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर किसी खेत में काम कर रहा था और उस खेत में काम करने के दौरान वो मोबाइल उसके पास था और उस मोबाइल से वो कई सारे कॉल कर रहा था उस समय। तो इस आधार पर उस ये एलिबाई साबित हुई और वो जो है उसे ये बचाव मिला कि वो घटनास्थल पे नहीं था। तो टेक्नोलॉजी का हम जितना ज़्यादा उपयोग कर पाएँगे, उतना ही हम अपने आप को बचा पाएँगे और इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी कैमरा लगाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बिना हम अपने आप को बचा नहीं पाएँगे क्योंकि बिल्कुल। कई बार अक्सर पुलिस जो है पैसों के कारण या दुर्भावनापूर्वक तरीके से रिश्वत लेकर निर्दोष को भी फँसा देती है और आरोपी को बचा लेती है। तो यहाँ हमारे पास बचाव का एकमात्र माध्यम यही है। बिल्कुल, आज के इस डिजिटल दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार है या सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारे पास सबूत भी होना चाहिए और आज के समय में तो बहुत आवश्यक है कि इस तरह की गतिविधि हमारे साथ ना होने पाए, तो हम अपने साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए हम अपनी स्वयं की व्यवस्था खुद करके रखें। दिलीप कुमार पाटनी सर का कोई सवाल है? कृपया सर सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप कुमार पाटनी सर, आप तक नमस्कार आवाज़ जा रही सबको, है? आप सब अभिवादन। जी। मेरा एक सवाल ये मेरी आवाज आप पहुंच रहे हैं? आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही दिलीप जी। मेरी आवाज आप सर आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। सर शायद नेटवर्क की सर नेटवर्क आप तो अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज़ आ जाएगी बराबर सर। की आवाज जी सर। वीडियो सर शायद आपके पास नेटवर्क सर आपके पास शायद नेटवर्क की समस्या है इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है। तब तक आप निशांत पर्सनल सर मैसेज कर आप दीजिएगा। हाँ, निशांत सर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर कृपया आप जी, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आजकल देखा जा रहा है कि घर-घर पे जो है वेब पोर्टल के ज़रिए प्रेस जो है, जो न्यूज़ चैनल्स जो काफ़ी जनरेट हो चुके हैं सर। तो हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल रहता ही है और एक पोर्टल अपने नाम पे खोल के दुकानों पे जाके उनका फ़ोटो लेते हैं या कोई भी चीज़ का उनको मतलब दुकान पे जाके ये कि आप ये अवैध कर रहे हो, अवैध कर रहे हैं। इस बीच अगर कोई दुकानदार उस आदमी का या उस प्रेस रिपोर्टर तो नहीं बोल सकते उनको, तो उनका अगर वो मोबाइल छीन लेते हैं, तो इस केस में वो सेल्फ डिफेंस में आता है या नहीं आता है सर? जो ये ये भी वेब पोर्टल जो आजकल हो के रखे हैं सर, तो जी। ये अनावश्यकता कि से ज़्यादा ही घर-घर में आजकल कॉलोनी-कॉलोनी या जगह-जगह पे देखिए वेब पोर्टल एक ये जो फ़ेसबुक बोलते हैं हम लोग, फ़ेसबुक न्यूज़, हुँ। काफ़ी हो चुका है। तो आजकल ये बाज़ार पे निकल जाते हैं कैमरा लेके, मोबाइल लेके और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कोई भी दुकान में जाके। और उसी दौरान अगर वो दुकानदार सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में उसका मोबाइल लेके उसे धक्का मारता है, तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है या नहीं आता है सर? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना होगा कि जो व्यक्ति मोबाइल छीन रहा है, उसके साथ कोई अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या संपत्तिक रूप से। और जो व्यक्ति मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, वो कोई अपराध कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने का विषय है। परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। कई बार इस तरीके के जो वीडियो है, वो ब्लैकमेल करने के लिए बनाए जाते हैं कि हम आपका वीडियो जो है वायरल कर देंगे अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो। तो ये एक तरह से एक्सटॉर्शन हो गया। एक्सटॉर्शन मतलब
ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया। तो इस संपत्ति के विरुद्ध अपराध की रक्षा करने के लिए आप बिल्कुल उनका मोबाइल जो है छीन सकते हैं। अच्छा, छीन के आप या तो तोड़ देंगे या फिर अपने पास रख लेंगे। अपने पास रख के आप उसको बेच देंगे तो वो एक आपके प्राइवेट डिफेंस का एक्सेसिव राइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, या तो उसको तोड़ देना है या फिर उसको आपके पास रख कर आप पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस को सूचित करके ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ आया था और यहाँ के इसने हमारा जो है वीडियो बनाया और वीडियो बना के हमें ब्लैकमेल कर रहा है। से कौन से धारा पे आएगा सर? ये आप जो 101 और 102 जो धारा है, जिसमें प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस की रक्षा करने में आप किसी की मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते, पर अन्य को नुकसान उसे पहुंचा सकते हैं। तो मोबाइल तोड़ देंगे तो उससे रिश्ती हो जाएगी, मिसचिप हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मल नुकसान है। ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो आपको उसमें बिल्कुल छूट मिलेगी, और आपको साबित करना पड़ेगा कि वो आपका वीडियो बना रहा था। तो बजाय इसके कि आप मोबाइल को तोड़ दें, उस मोबाइल को आपके पास रखकर पुलिस को दे दें। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बेहद अच्छा गाइडेंस किया है। दिलीप कुमार सर, आपका अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप कुमार पाटनी सर। ठीक है, नरेंद्र यादव जी। सर मेरी आवाज हाँ सर, हाँ, हाँ, आवाज बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। जी सर, सवाल पूछ सकते हैं सर। मेरा सवाल ये था कि जहाँ तक ये चाहे वो घरेलू मामले हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए मामले हो, तो घरेलू हिंसा में ये का जो अधिकार है वो कहाँ तक करता है स्कूलों में? अगर आजकल क्या है कि ऐसे रूल्स आ गए हैं कि हम बच्चों को के ऊपर में भी कुछ हिंसात्मक नहीं, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो एक उसको हिस्सा लेते कि उनके प्रति हिंसा हो, तो ये भी जो प्रतिरक्षा है, और उससे क्या होता है कि उत्तेजित होकर कई बार बच्चे थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं, और घर घर में भी देखा गया है कि डोमेस्टिक मामलों में कि इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि लोगों को अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक दूसरे के ऊपर में हाथ उठाना पड़ता है। तो यहाँ फिर ये जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कहाँ तक काम करता है? जी, बिल्कुल। दिलीप जी का मैं क्वेश्चन वैसे तो पूरा नहीं समझ पाया। मेरा सवाल हो गया जी, सर? थोड़ा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपका ये कहना है कि घरेलू हिंसा के मामले में और स्कूलों में जो बच्चों के विरुद्ध अपराध होते हैं, उनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, आप यही कहना चाह रहे हैं, शायद जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। या मैं यहाँ ये पर कहना चाहता था, और क्या है कि सर आजकल बच्चों को और घरेलू महिलाओं के प्रति जो कानून में जो अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत ऐसा होता है कि एक पार्टी तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करती है, लेकिन दूसरा जो विपक्ष होता है वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, और उसमें अगर वो प्रतिरक्षात्मक ढंग से अगर अपने को बचाना चाहे तो फिर वो क्या होता है कि उसके लिए फिर उसके पास में उस समय एविडेंस नहीं रहते, तो फिर क्या किया जाए सर? बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बिल्कुल दिलीप जी का अच्छा प्रश्न है। ये दरअसल निर्भर करता है परिस्थितियों पे। सबसे ऐसे मामलों में सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उस खतरे से दूर हो जाएँ, जो खतरा हमारे शरीर या संपत्ति को है। अगर हम सहज रूप से उस खतरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो उस खतरे से बचने के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है, वो हम कर सकते हैं। अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला है, कोई महिला है या कोई बहू है या कोई सास है, वो अगर अपने परिजनों के की प्रताड़ना से त्रस्त है या उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो सर्वप्रथम वो उस घर से निकल कर ऐसी जगह पर जा सकती है जहाँ पर उसके जो है उसको नुकसान पहुँचने की संभावना ना हो। सामान्यतः देखा जाए तो सबसे पहला वो उसका जो एक सेफ हाउस होता है, वो या तो उसका मायका होता है या पुलिस थाना होता है। वो वहाँ पर जाकर अपने आप को बचा सकती है। अगर यहाँ बचाना संभव नहीं हो पा रहा है, तब वो अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट उपयोग करते हुए जो हमने जैसा भी पढ़ा, जो एक सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध है, वो उनको भी उपलब्ध है। वो उनका उपयोग करके अपने आप को बचा सकते हैं, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नरेंद्र कुमार सर, नरेंद्र यादव जी का कोई सवाल था, आप पूछ सकते हैं सर। जी सर, दिलीप पाटनी सर कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है सर, हो गया। इन्होंने जैसे महिला की बात तो बता दी, महिला तो अपने आप को बचा ले, सुरक्षित कर ले। पुरुष उस मामले में क्या करे? पुरुष अगर निकल के भाग भी जाए, उसके बाद में भी अगर उसके ऊपर में वो कुछ धाराएं लगा दी जाए या उनके ऊपर में कुछ आरोप लगा दिए जाए, तो फिर उस स्थिति में पुरुष क्या करे? बिल्कुल, उसके लिए पुरुषों को भी सेम यही अधिकार उपलब्ध है। अगर महिला के साथ कोई प्रताड़ना कर रही है या महिला उसे झूठे केस में फँसाने की धमकी दे रही है, तो ये भी एक तरह का एक अपराध हो रहा है उस पुरुष के साथ। तो वो भी यही सेम चीज़ अपना सकता है, जैसे हमारे केस में
एक पुरुष जो है वो अपने ही फ्लैट को छोड़कर किराए से रहना शुरू कर दिया है और मेरे कहने पर उसने जो है किराएनामे भी बनवा लिया और वहाँ पे रह रहा है और अपना फ़ोन का पूरा जीपीएस ऑन कर रखा है उसने और पिछले 1 साल से वो अपने फ्लैट की तरफ झाँक कर भी नहीं देखा है। अब महिला 2 बार थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा चुकी है पर महिला की सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम उस महिला से काफ़ी दूर हैं और हम उस महिला के साथ कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य ही है, सबसे पहला सिद्धांत ही ये है कि जिस स्थान पर आपके साथ ये घटना हो रही है या जहाँ आपकी शरीर या संपत्ति को जो है नुकसान हो रहा है, वहाँ से आप इतना दूर हो जाएँ कि आप अपने आप को बचा सकें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कोई महिला आपके साथ चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही है, तो आप भी उससे बचने की कोशिश करें। यहाँ पर महिला और पुरुष में महिला को कमज़ोर समझा जाता है और पुरुष को थोड़ा मजबूत समझा जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो पुरुष का ये कर्तव्य होता है कि पुरुष उस स्थिति से दूर हो जाए, या तो वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दे, महिला को अंदर धक्का दे दे और दरवाज़ा बंद करके बाहर हो जाए ताकि एक बड़ी घटना कारित ना हो। अगर उसके साथ लड़ने बैठेगा तो ये डिफेंसिव राइट नहीं होगा, ये प्यूनिटिव राइट होगा कि वो मारे तो मैं भी मारूँगा। ये सिद्धांत काम नहीं करता है प्राइवेट डिफेंस में। प्राइवेट डिफेंस में ये सिद्धांत काम करता है कि आपको कोई मार रहा है या आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो आप अपना डिफेंस करें, अपना बचाव करें, ना कि उसके साथ हमला करने लग जाएँ। अगर डिफेंस में आप उसे मार रहे हैं तो बात अलग है। वही, चलिए ठीक है सर, ओके। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चूंकि अब हमारे वेबिनार की समय सीमा भी पूर्ण हो रही है और मैं अंत में बिम्पी रेखी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा वेबिनार के अंत में। कृपया अगले 2 मिनट में आप इस विषय पर अगर आपकी कोई राय है तो आप रख सकती हैं। बिम्पी रेखी जी मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? बिम्पी रेखी जी मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। जी हाँ जी जी। मैम, अगले अगले 2 से 3 मिनट में आप अपनी बातें रख सकती हैं। इस विषय पर आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर आप रख सकती हैं मैम। नहीं सर, ये था जैसे सेल्फ डिफेंस के बारे में कि जैसे हम लोग अपना लड़कियों को प्रिपेयर करते हैं कि आप मतलब कि अपनी आत्मरक्षा आपने खुद करनी है। तो जैसे हम लॉ के बारे में तो जैसे हमें इनसे मालूम चला सारा कि ये लॉ के बारे में भी हम उनको सारा जाके बता सकते हैं, पूरे सेक्शंस के बारे में। बिल्कुल बता सकते हैं। जागरूक करने का जो हाँ नियम है वो शासन प्रशासन पूरी अनुमति देता है इस चीज़ की कि कोई भी कानून बना है किसी चीज़ के लिए तो उसका बिल्कुल ज़ोर-शोर से प्रसार किया जाए और बिल्कुल इसके सर। लिए हम जितेंद्र सर से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आज के परिवेश में जैसा कि बिम्पी रेखी ने कहा कि वो ट्रेनिंग दे रही हैं बच्चियों को, तो सर आप किस नज़र में देख रहे हैं? आज के एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? क्या आज के एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की जानकारियों का होना आवश्यक है? इस पर आपकी क्या राय है सर, जितेंद्र बिल्कुल सर? दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज तक भी किसी भी करिकुलम में प्राइवेट डिफेंस या गुड टच, बैड टच इस टाइप की कोई भी एक एजुकेशनल जानकारी जो है वो अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल हमारी ओर से ये प्रयास होना चाहिए कि हम सरकार को या शासन प्रशासन को ये सूचना दें या ये ज्ञापन दें कि कृपया इस चीज़ को इसमें जोड़ा जाए और एक एक्टिविटी के रूप में इसको अनिवार्य रूप से जैसे कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की गई है, ड्राइंग अनिवार्य है। इस टाइप से एक वीकली या मंथ में एक बार जो है प्राइवेट डिफेंस को लेके से जो है एक एक्टिविटी रखी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि अपनी रक्षा खुद करें। बिम्पी रेखी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी सर। सर ऐसा था जैसे हम लोग जैसे प्रशासन को जैसे जाके हम परमिशन ले सकते हैं कि हर स्कूल में मतलब कि एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए इनका। हाँ, वो इसी चीज़ की बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा विषय है, अच्छी सोच है ये कि हम हम्म। एक ज्ञापन के माध्यम क्योंकि ये एक नीतिगत विषय है और सरकार नीतिगत फैसले लेकर ही इसे लागू कर सकती है। तो ये इसके लिए हम ज्ञापन के अलावा और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। बाकी हम अपने एनएचआरसीसीबी के माध्यम से ज्ञापन देकर इस चीज़ को एक विषय के कि रूप हम में प्राइ जैसे थोड़ा सा कंपल्सरी कर सकते हैं कि गर्ल्स को हम जूडो कराटे जो उनका है स्कूल में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, आत्मरक्षा। स्पोर्ट एक्टिविटी तो हाँ वैसे ही होती है, तो उसमें जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट वगैरह को भी क कंपल्सरी किया जाए। ये हाँ, बिल्कुल एक कि अच्छा कंपल्सरी करना चाहिए फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। आजकल के बिल्कुल, टाइम में जैसे गर्ल्स मेरे को लगता है कि सुरक्षित नहीं है, कुछ जगह पर छोटे लड़के भी आजकल सुरक्षित नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छी सोच है ये, सर इसको लागू करना हाँ जी, चाहिए। क्योंकि सर मैं भी ऑब्जर्वेशन होम में थोड़ा बच्चों को फ्री सेवाएं दे रही हूँ। 1 साल हो गया मैं बच्चों को वहाँ पर फ्री पढ़ाती हूँ हुँ, हमारे यहाँ बाला के। तो उसमें मैं देखती हूँ कि काफ़ी बच्चे मतलब कि इस टाइप से आजकल आ रहे हैं।
बिल्कुल, हमारे हर जिले के अध्यक्ष जो हैं इस बारे में एक ज्ञापन बनाकर लीगल एडवाइजर के माध्यम से एक अच्छी सोच के तहत एक ज्ञापन दे सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस के बारे हाँ, में, एक मार्शल आर्ट, प्रॉपर जूडो, कराटे एनएचआर कुछ की हम तरफ से हो तो बढ़िया जी, रहेगा। मतलब सिटी शहर हम लोग ये एक चीज मतलब कि एक जागरूकता के रूप में हम ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक लीगल वो होगा, लेटर होगा, तो हम उससे ज्यादा खुलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आजकल इस चीज की अवेयरनेस हम लोग को लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो मोबाइल आ गया है ना सर, मोबाइल से बच्चों पे इतना बैड इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, दोनों के ऊपर। मैं तो कहती हूँ कि लॉ ऐसा आना चाहिए कि मोबाइल में जैसे गूगल साइट्स हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं, उनको बिल्कुल फिनिश करना चाहिए। तो उससे बिल्कुल, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज से लेकर कि हमारी गर्ल्स आज बिल्कुल सेफ नहीं है, छोटी से लेकर बड़ी तक, इवन लेडीज भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। इस ये संबंध में एक हमारे ब्यूरो के ऑलरेडी पदाधिकारी भी जी, बिल्कुल। इस संबंध में हमारे ब्यूरो के पदाधिकारी विद्यालयों को में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को इस संबंध में एक बेसिक अवेयरनेस भी दे सकते हैं, एक अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कि उन्हें वो आत्मरक्षा में अपनी क्या गतिविधि कर सकते हैं, किस तरह की बेसिक जो नीड है उसे जहाँ पर उनको किस तरह से टॉर्चर वगैरह किया जाता है, इस संबंध में वो क्या गतिविधि कर सकते हैं। ब्यूरो के पदाधिकारी अवेयरनेस करने के लिए जब भी विद्यालय वगैरह में जाएं तो वहां पर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जी मैम। तो ये हम चाह रहे हैं कि बस इस तरह के कोई सेशन हो जिसे कोई हम छोटे छोटे कैंपिंग कर सकें, तो हमें इस चीज जी की परमिशन अगर मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि संस्था के थ्रू तो हम लोग गाँव ओपन जाके हम कर ही रहे हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, पब्लिक स्कूल्स में जाकर, क्योंकि बिल्कुल, आप जा पब्लिक स्कूल सकते हैं। इसके लिए में आप स्कूल के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उनको एक लेटर लिख के और एक समय ले सकते हैं उनसे, और बिल्कुल वो लोग समय भी देंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है। वो हाँ, भी काफ़ी आसानी से राज़ी हो जाते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल। स्कूल्स और में ये सुझाव सभी पदाधिकारियों के लिए है। हमारे ब्यूरो में जितने पदाधिकारी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए ये सुझाव है कि आप एक पत्र लिखिए प्रिंसिपल के माध्यम से और एक समय ले लीजिए, वहां पर आप जाइए विद्यालय में और आप वहां के छात्रों से बातें करेंगे, लोग भी आपको जानेंगे, छात्र भी आपको जानेंगे, और एक मतलब एक आपकी एक्टिविटी भी होती रहेगी। इस तरह की बेसिक गतिविधि करने का मौका आपको कभी भी मिले तो आपको जरूर करना चाहिए। इसीलिए आप ब्यूरो में जुड़े हुए हैं, और ये एक टास्क आप रखिए कि आने वाले 1 से 2 महीने में आप एक बार विद्यालय में जरूर जाएंगे इस तरह की गतिविधि करने के लिए। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। इसमें काउंसलिंग भी कर सकते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो डरती हैं, स्कूल में भी कुछ सामने नहीं आते, पेरेंट्स को नहीं बताते, तो हम काउंसलिंग के माध्यम से ये है कि हम बच्चियों को अकेले अकेले बुलाकर उनके साथ में हम लोग अपना सेशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, सही बिल्कुल। बात है। क्योंकि मैं उनके अंदर कुछ होता है। बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल, पेरेंट्स नहीं खुलते, कुछ लड़कियां डरती हैं सर, मैंने काफी लड़कियां मेरे पास आई हैं जो मतलब नहीं बोल पाती नहीं है, तो मेरे से अकेले में काउंसलिंग करती हूँ, तो वो अपना सारा A to Z मतलब कि बाहर निकालती हैं अपना। तो बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। चाहते हैं कि काउंसलिंग भी अगर हो सके तो जी, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम आने वाले समय में एक आध वेबिनार ज़रूर करना चाहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है हाँ, कि इस चीज को मैं हाँ, चाहूंगी कि एक रखा जाए प्रॉपर। बिल्कुल। हम सभी के लिए आवश्यक है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम तैयार करें जहाँ पर हमारे अपने बच्चे हमसे खुलकर अपनी सारी बातें कह सकें, अपनी जो भी दुःख दर्द है वो हमें बता सकें। और यही वजह है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट दे नहीं पाते बच्चों को, तो उनके अंदर डिप्रेशन होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। हम इस पर ज़रूर एक सेशन आवश्यक रूप से लाना चाहेंगे, चूँकि अब हमारे वेबिनार के अपनी समय सीमा है वो समाप्त हो रही है। तो हम अभी सभी पदाधिकारियों का केवल 5 मिनट लेना चाहेंगे। मैं 2 मिनट जो भी पुलिस दिवस मनाया जा रहा है उस संबंध में हम 2 मिनट में बातें करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जितेंद्र पुरोहित जी से अंत में कुछ बातें अगर आप कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सर, जितेंद्र पुरोहित सर। बिल्कुल, आज थोड़ा-सा क्या है कि मेरा जो व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर है वो हैक हो गया था, और काफ़ी लोगों को डिमांड आई पैसे की, तो इस कारण से मैं थोड़ा-सा एक मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, तो अच्छे से सेमिनार नहीं ले पाया। उसके लिए सॉरी सभी का। पर नहीं, नहीं। एक अच्छा एक वेबिनार आयोजित किया प्रभात मिश्रा जी ने, और एक अच्छे टॉपिक पर जो है एक अच्छी चर्चा हुई। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे अधिकारों की जानकारी हो, क्योंकि हमारे अधिकारों की जानकारी के अभाव में हम या तो गलत अधिकार का उपयोग करेंगे या अधिकार का उपयोग ही नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। बहुत अच्छा विषय था, इसके लिए प्रभात मिश्रा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं इनका आभारी हूँ जो इन्होंने एक अच्छे विषय पर मुझे इनवाइट किया ये वेबिनार देने के लिए। और जो हमारी जो बिम्पी रेखी जो हमारी जो चीफ इनवाइटी हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार। उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला और अपने अमूल्य राय दी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आप सभी पदाधिकारियों का 1 मिनट और लूँगा, इसके बाद हम वेबिनार का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। बस 1 मिनट जो हम पुलिस दिवस मना रहे हैं, आप सभी पदाधिकारियों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस दिवस के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते समय आप पत्राचार का आवश्यक रूप से प्रयोग कीजिए।
इस पत्राचार के माध्यम से जैसे कि आप किस पुलिस कर्मी को सम्मानित करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक प्रॉपर वे में एक पत्र लिखिए। आप जिला अध्यक्ष के माध्यम से या जो भी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से एक पत्र लिखवा सकते हैं और उस पत्र को लेकर आपका एक प्रतिनिधि एनएचआरसीसीबी का प्रतिनिधि थाने में जाए और वहां से पुलिस कर्मियों की लिस्ट लेकर आप वापस आ सकते हैं और किन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना है इसकी पूर्व सूचना थाने को आवश्यक रूप से दीजिए। आप अगर अचानक पुलिस दिवस के मौके पर आप पुलिस को सम्मानित करने पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। इसलिए प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप सभी पदाधिकारी पुलिस दिवस के अवसर पर जो भी प्रोग्राम करें उसकी पूर्व सूचना थाने को आवश्यक रूप से दें। वहां पर थाने में किस थाने पुलिसकर्मी को सम्मानित करना है इसकी एक पूरी लिस्ट आप मंगा लीजिए, आप अपने किसी पदाधिकारी को भेजकर, और प्रॉपर वे में आप अपना ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ये केवल एक छोटा सा आपको हमने एक गाइडेंस किया है। इस तरह से आप कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि वेबिनार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और आप अगर पत्र कैसे लिखना है, आप बेसिक फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर पर मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एक फॉर्मेट भेज देंगे। साथ ही वेबिनार का अपना समय समाप्त हो चुका है। मैं माननीय जितेंद्र पोहे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने महत्वपूर्ण समय दिया हम सभी को गाइड करने के लिए। मैं बिम्पी रेखी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने एक महत्वपूर्ण समय दिया और हम सभी को मार्गदर्शित किया। इसके साथ ही ब्यूरो इस वेबिनार में जुड़े सभी सदस्य और पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा की तरह इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दीपावली का त्योहार भी आने वाला है, तो आप सभी पदाधिकारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि हम अगला वेबिनार दीपावली के बाद ही ले पाएंगे। तो दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी संपन्न रहें, हमेशा सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वेबिनार में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। जय हिंद, सभी को नमस्कार।